हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त बात करने वाले इंटीग्रेशन की थर्ड लेक्चर की, और उम्मीद करते हैं कि पिछले दो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना। और दोनों लेक्चर को पढ़ने के बाद ही थर्ड लेक्चर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अगर सीधे थर्ड लेक्चर पर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। शुरू में ही मैं बोल रखा हूं, ठीक है ना। सिस्टमैटिक तरीके से आ जाना है आपको। लेक्चर नंबर 1 2 3 है ना, 4 5 6 इस तरह से चलते जाना, ठीक है। और उसके बाद ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगे। और जैसे कि मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे जो इफेक्ट करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 30 to 35 मार्क्स को इफेक्ट करेंगे। और अगर ये इंटीग्रेशन आता है तो 30 to 35 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। इसलिए आपको सिस्टमैटिकली आपको समझना चाहिए, और मेरी कोशिश यही रहता है कि आपको सरल से सरल भाषा में आपको समझा दें, और किताबी भाषा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करें। किताब की निचोड़ बातों को हम आपके सामने में रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा आपके सामने में रख दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। आपको यकीनन आप वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 देखते जाइए, यकीनन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और इस बात की गारंटी है। और क्योंकि आज तक 7 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जिसको मैंने नहीं समझा पाया, है ना। हो सकता है कि किसी को जो है एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, लेकिन आता यकीनन 100% है, आ ही जाता है। लेकिन मैंने जैसे कि पिछले भी लेक्चर में बोला था कि अगर हम 100% इफेक्ट लगाते हैं, 100% एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपको 200% एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और तभी जो हम 90+ को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx है, ये पहला सवाल है। तो दोस्त हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx, इंटीग्रेशन करने का मतलब दोस्त हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज का इंटीग्रेशन करना, है ना, इसका मतलब यह होता है कि हम पता करते हैं कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन है। पिछले 2 लेक्चर से हम लोग यही चीजों को हम लोग देख रहे हैं, इन्हीं चीजों को हम लोग सीख रहे हैं कि ये टेक्निकल डिफिनेशन क्या कहता है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन के जरिए हम यही चीज पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर जो कुछ भी है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन, हम यही पता करते हैं। तो यहां पर जो चीजें आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx, तो इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करेंगे कि ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है। दोस्त आपको पता होगा कि ये sin x का डिफरेंशिएशन है, तो sin x आपका क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे, साथ साथ में प्लस सी आ जाना है, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx, तो इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करते हैं, बेसिक चीज को पकड़िएगा, हम जो बोल रहे हैं बेसिक चीज को पकड़िएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx है, तो cos x into dx, cos 2x into dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करते हैं कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो कुछ तो आइडिया आ रहा होगा कि ये sin 2x का डिफरेंशिएशन है ना। तो देखते हैं कि क्या ये हकीकत में sin 2x का डिफरेंशिएशन है या नहीं है। तो देखते हैं sin 2x को डिफरेंशिएट करके, फिर आपको बाद में पता पड़ेगा कि ये आखिर में किसका डिफरेंशिएशन है। sin 2x अगर आप sin 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x into 2x का क्या हो जाएंगे, 2 बाहर आएंगे, x का 1, तो cos 2x into 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन, ये sin 2x का डिफरेंशिएशन तो नहीं है, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x into 2 होता है। तब हमें पता तो करना पड़ेगा कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर आप यहां पर देखें, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस 2 को कैंसिलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हाफ sin 2x कर देते हैं। अब हाफ sin 2x का डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हाफ तो बाहर रहेंगे, sin 2x का cos 2x और 2x का 2 हो जाएंगे, और फिर ये 2 to get out कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे आपका भाई, cos 2x आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है। तो किसका फाइनली मैंने डिफरेंशिएशन निकाला, हाफ sin 2x का डिफरेंशिएशन है। तो किसका डिफरेंशिएशन है दोस्त, हाफ sin 2x का डिफरेंशिएशन है, तो हाफ sin 2x प्लस सी आपका आंसर आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो उसी तरह से cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है। अब थोड़ा बहुत आपको पकड़ में आ गया होगा कि cos 3x, ऐसा तो नहीं है कि ये sin 3x का डिफरेंशिएशन है, तो अगर sin 3x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos 3x into 3 आ जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही तो पता करना है cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है। ये sin 3x cos 3x जो है sin 3x का डिफरेंशिएशन नहीं है। sin 3x को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो cos 3x into 3 आया,
3 एक्स्ट्रा में आ गया। तो इस 3 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा कि 1/3 sin 3x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर 1/3 sin 3x को डिफरेंशिएट करते तो 1/3 बाहर रहेंगे, कांस्टेंट है, sin 3x का cos 3x, 3x का 3 3 कैंसिल होकर cos 3x आ जाएंगे। तो बेसिकली हमको क्या पता करना है कि cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप देखिए 1/3 sin 3x का डिफरेंशिएशन है। 1/3 sin 3x अगर आप 1/3 इंटू sin 3x का डिफरेंशिएट करते हैं तो cos 3x आ जाता है। तो 1/3 क्या आ जाएंगे, 1/3 sin 3x प्लस c। हाँ क्लियर है दोस्त। यहां से एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया तो cos 2x का sin 2x हो गया। लेकिन आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है, टेक्निकली बेसिक तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हो रहा है भाई। cos 2x किसका डिफरेंशिएशन, हाफ sin 2x को हम लोगों ने दिमाग लगाकर पता किया। लेकिन आप बेसिकली आप इतना ज्यादा गैदरिंग तरीके से सोचेंगे, हमेशा सोचना संभव नहीं होता है कई लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधे समझना है कि cos x ये किसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन। तो cos 2x किसका डिफरेंशिएशन, sin 2x का, है ना। x एंगल के जगह पर 2x हुआ है तो sin cos 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन, sin 2x का। लेकिन x के साथ जो गुना में है वो भाग में आ जाएंगे। और अगेन जो है cos 3x जो है sin 3x का डिफरेंशिएशन, लेकिन x के साथ जो गुना में है वो क्या करेंगे, भाग में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे cos 4x इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको cos 4x पर ध्यान नहीं देना है। आपको यह देखना है दोस्त कि cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos x इंटू dx आपको पता है ये sin x का डिफरेंशिएशन है तो sin x प्लस ही आंसर आ जाएंगे। तो cos x के बदले में cos 4x आ गया है तो cos 4x का इंटीग्रेशन तो sin 4x आ जाएंगे। एंगल x के जगह पर 4x है तो cos 4x ये किसका डिफरेंशिएशन है, sin 4x का है। और लेकिन x के साथ में जो गुना में है वो हमेशा क्या आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। जैसे कि पिछले दो का एग्जांपल साइड में मैंने करके आपको बताया कि हाँ भाई जो फार्मूला है cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 2x का sin 2x, cos 3x का sin 3x, cos 4x का sin 4x। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, x के साथ जो चीज गुना में है वो कहां पर आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे दोस्त। 3 गुना में भाग में आ जाएंगे, 4 गुना में भाग में आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे इसी तरह से है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx। इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है। दोस्त बताओ किसका डिफरेंशिएशन है, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का डिफरेंशिएशन है तो आंसर क्या आ जाएंगे, tan x प्लस c। और sec स्क्वायर 4x, अगर sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो यही तो पता करते हैं कि sec स्क्वायर x ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये tan x का डिफरेंशिएशन है तो tan x आपका आंसर आ जाएंगे। अगर sec स्क्वायर 4x आ गया तो sec स्क्वायर x का आंसर tan x आता है तो sec स्क्वायर 4x का tan 4x आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, tan 4x आ जाएंगे। लेकिन x के साथ जो गुना में है वो किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x है। इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि sec x इंटू tan x ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है दोस्त, sec x का डिफरेंशिएशन है तो sec x प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगेन आगे जो है sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx है, sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx है। तो आपको पता है दोस्त कि sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x आंसर आया तो sec 2x इंटू tan 2x, x के जगह पर 2x आ चुका है तो इसका क्या आ जाएंगे, sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx है तो sec 2x आंसर आ जाएंगे। लेकिन x के साथ जो गुना में है भाग में आ जाएंगे। सिमिलर वे से sec 3x इंटू tan 3x है इंटू dx है तो sec 3x बाई x के साथ जो गुना में भाग में आ जाएंगे। और sec 4x इंटू tan 4x इंटू dx है तो क्या आ जाएंगे, sec 4x बाई 4 आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। आगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये sin x किसका डिफरेंशिएशन है दोस्त, ये इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है, sin x किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन है।
ठीक है ना। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएंगे। और साइन 2x का सिमिलर वे से साइन 2x का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी आ जाएंगे। और आगे जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का क्या आ जाएंगे, माइनस कॉस 3x बाई 3 आ जाएंगे प्लस सी आ जाएंगे। और आगे है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर x रहता तो e टू द पावर x ही आंसर आता, e टू द पावर माइनस एक्स है तो e टू द पावर माइनस एक्स ही आंसर आएगा। लेकिन x के साथ जो गुना में है वो भाग में आ जाएंगे, माइनस 1 भाग में आ जाएंगे प्लस सी आएंगे। लेकिन -1 को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -2x इंटू dx है तो e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -2x, लेकिन x के साथ जो गुना में है भाग में आ जाएंगे प्लस सी आ जाएंगे। और e टू द पावर -3x का e टू द पावर -3x बाय -3 प्लस सी आ जाएंगे। e टू द पावर -4x का e टू द पावर -4x बाय -4 प्लस सी आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि x के साथ जो भी चीज गुना में है वो भाग में आ जा रहा है ना, यही हो रहा है। तो जब भी कोई भी चीज आएगा जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं और उसका इंटीग्रेशन x एंगल के फॉर्म में जानते हैं x एंगल के फॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है ना, x एंगल के फॉर्म में जो इंटीग्रेशन होता है वही उस एंगल के फॉर्म में भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। समझिएगा बात को, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx है तो sin x प्लस सी, तो x एंगल की जगह पर 2x आ गया तो cos x का sin x हो गया, cos 2x का sin 2x। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x के साथ जो गुना में है वो किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो cos 2x का आपको पता नहीं होगा ना कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos 2x को छोड़िए, x एंगल कंसीडर कर लीजिएगा, इसको क्या cos 2x के बदले में cos x एंगल कंसीडर कर लीजिएगा। और आपको देखना है cos x के क्या हो जाएंगे, sin x, और अगर x के जगह पर 2x आ गया तो क्या हो जाएगा, sin 2x, है ना, प्लस सी आते जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, x के साथ जो गुना में आएंगे भाग में वो आ जाएंगे, ये चीज आपको पकड़ के रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज का इंटीग्रेशन होगा अगर उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x एंगल के फॉर्म में जानते हैं, जैसे cos 3x नहीं है आपको 3 पता नहीं, cos x का इंटीग्रेशन क्या, sin x, तो cos 3x का sin 3x, लेकिन x के साथ जो गुना में रहेगा वो किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। इसी चीज को हम नोट करवा करके लिखा दिए कि x के साथ जो प्रोडक्ट में रहता है, जो गुना में रहता है, वो किस में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। किस में आ जाता है भाई, डिवीजन में। x के साथ कोई भी सवाल होगा, अगर x के साथ जो भी चीज प्रोडक्ट में रहेंगे, जो भी चीज गुना में रहेंगे, वो हमेशा किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कहीं पर भी x के साथ जो गुना में रहेंगे वो हमेशा किस में आ जाना है, भाग में आ जाना है। जैसे यहीं पर sec स्क्वायर 4x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो sec स्क्वायर 4x का tan 4x, लेकिन x के साथ जो गुना में है किस में आ जाना है, भाग में आ जाना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे की तरफ। पहले कॉपी कर लें। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये एक फार्मूला है, ठीक है ना, और ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसे आपको याद भी रखना है, ठीक है। और ये फार्मूला आया कैसे, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर n किसका डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, आपको x टू द पावर n ही मिल जाएंगे, है ना। तो हम इसको फार्मूला के तौर पर याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये फार्मूला के तौर पर याद रखते हैं कि ये फार्मूला है। अब यहां पर x क्या है भाई, x आपका वेरिएबल है, n क्या है, आपका कांस्टेंट है। आपको पता है x, y और z सिर्फ 3 ही वेरिएबल हैं, और इन तीनों वेरिएबल के अलावा जो कुछ भी आता है सब के सब कांस्टेंट हैं। तो यहां पर x वेरिएबल हो गया, n आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका निकल कर आया वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। इसका जो नेचर है ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नेचर का चाहे कांस्टेंट वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नेचर का चीज है। तो आप देखिए x उतर जाता है ये, और इसके ऊपर पावर कितना, n प्लस 1, है ना, ये पावर में एक जुड़ जाता है, और जो पावर में रहता है वही चीज नीचे भी कॉपी होता है, नीचे भी n प्लस 1 प्लस c, है ना। वेयर जहां पर n इज नॉट इक्वल -1, n क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि n के जगह पर -1 नहीं होना चाहिए। n के जगह पर अगर -1 हो जाएगा तो वहां पर ये फार्मूला नहीं लगेंगे,
ठीक है दोस्त, वहां पर ये फार्मूला नहीं लगेंगे। तो n इक्वल -1 के लिए ये वैलिड फार्मूला नहीं है। इसके अलावा दुनिया में करोड़ों तरह का n हो सकता है, 1 2 3 1/3 1/4 कुछ भी है ना। -1 को छोड़कर n के जगह पर कुछ भी रख दो, ये फार्मूला वहां पर लग जाएंगे। सिर्फ n के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो -1 आएगा तो फिर क्या करना है, तो हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तो इतना भी फिलहाल ध्यान रखना है कि n के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं सवाल के ऊपर आते हैं। इस फार्मूला पर किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, और सवाल इस फार्मूला पर जो सवाल बनता है वो सवाल इंपॉर्टेंट है। और हर बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूला पर जो है कम से कम ऑब्जेक्टिव सवाल कम से कम एक तो सरकार ही देता है ना। 1 2 3 बिहार बोर्ड में तो 1 2 3 4 कभी 5 भी पूछ देता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू डी एक्स है। अब आप देख सकते हैं x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो ये x टू द पावर n के जैसा है। किसके जैसा है दोस्त, x टू द पावर n के जैसा है। तो क्या करेंगे, x तो उतर जाता है ये, है ना, x टू द पावर क्या आ जाएंगे, n+1, ये इसमें एक जोड़ देंगे तो n के जगह पर 3 + 1 बाई 3 + 1 है ना, प्लस c, और इक्वल x टू द पावर 3 + 1 कहे तो 4/4 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, ये फार्मूला लग गया, x टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c वाला फार्मूला लगा दिए। जब कोई भी चीज वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट नेचर का रहेगा, कहे तो अगर वो x टू द पावर n के फॉर्म में रहेगा तो x टू द पावर n वाला ही फार्मूला लगाना है। ठीक है दोस्त, आप आगे देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 इंटू dx है, x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे। x टू द पावर क्या करना है, 5 + 1, एक पावर जोड़ देना है, नीचे भी 5 + 1 आ जाएंगे, जो पावर में रहेंगे वो चीज नीचे भी आ जाएंगे, प्लस c, है ना। और अब आपका आ जाना है x टू द पावर 5 + 1 6/6 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -10 इंटू dx। अब आप देख सकते हैं x वेरिएबल है, -10 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, ये फिर से x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। माइनस है प्लस है उनसे मतलब नहीं है, आपको नेचर पकड़ना है। अगर वो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला चीज है, कहे तो अगर वो x टू द पावर n के नेचर से मैच खाता है, x टू द पावर n के जैसा है, तो x टू द पावर n वाला ही फार्मूला लगेगा। तो आपको क्या करना है, तो x टू द पावर -10 + 1, नीचे भी -10 क्या हो जाएंगे, -10 + 1 प्लस साथ में प्लस c, तो x टू द पावर क्या आ जाएंगे, -10 + 1 -9 बाय -9 प्लस c, ये आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। x टू द पावर -2020 है ना, x वेरिएबल है, -2020 कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट जैसा चीज है। तो आपको क्या करना है, पावर x टू द पावर n वाला फार्मूला लगाना है, x लिखेंगे और पावर में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, x लिखेंगे और पावर में 2020 है और +1 कर देंगे, नीचे भी -2020 + 1 है ना, ऊपर में पावर में जो चीज आता है सेम टू सेम चीज नीचे भी आ जाते हैं। प्लस c साथ में आएंगे, प्लस c लिखेंगे तो x टू द पावर आ जाएंगे -2019 आ जाएंगे बाय -2019 आ जाएंगे प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 इंटू dx है। आप देख सकते हैं ये पावर वाला चीज है, x वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे। तो x टू द पावर n वाला फार्मूला पावर में एक जोड़ देना है, 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1 प्लस c, है ना। तो x टू द पावर क्या आ जाएंगे, 3 + 2 एलसीएम लीजिएगा तो 5/2 आ जाएंगे और नीचे भी 5/2 आ जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 2/5 आ जाएंगे प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू dx। आपको पता है पहले से √x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर हाफ इंटू dx, और x टू द पावर हाफ बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट कहे तो x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, पावर एक जुट जाना है, हाफ + 1, नीचे भी हाफ + 1 प्लस c, हाफ + 1 एलसीएम लीजिएगा तो आपका 3/2 आ जाएंगे, नीचे भी 3/2 आएंगे तो ऊपर जाएंगे 2/3 आ जाएंगे प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ 5th रूट ऑफ x² है ना, ये चीज है 5th रूट ऑफ x²। देखिए ये रूट वाला चीज है, जब भी रूट वाला चीज आएगा और उसका इंटीग्रेशन
के लिए आएगा तो उसको पावर के फॉर्म में बदलेंगे, और जैसे ही बदलेंगे वो x टू द पावर n के फॉर्म में दिख जाएगा, फिर हम x टू द पावर n वाला क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ठीक है दोस्त, तो यहां पर क्या करना है आपको इसको पावर के फॉर्म में बदलना है। आपको पहले भी मैं आइडिया दे चुका हूं कि पावर के फॉर्म में कैसे बदला जाता है। जैसे m रूट ऑफ x टू द पावर n है ना, इसको पावर के रूप में बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिफरेंशिएशन में भी सीखे हैं कि पावर के रूप में कैसे बदला जाता है। वही चीज सेम टू सेम चीज मैं फिर से अगेन लिख रहा हूं, m रूट ऑफ x टू द पावर n है, तो पावर के रूप में बदलेंगे तो ये तो आपका ऊपर चला जाता है और ये आपका नीचे आ जाता है n बाई m। ठीक है दोस्त, x लिखेंगे और n को ऊपर लिखेंगे और m को नीचे लिख देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं रूट को पावर के फॉर्म में अगर बदला जाए तो x टू द पावर क्या लिखेंगे, 2 को ऊपर लिख देंगे, 5 को नीचे लिख देंगे और इनटू dx आ जाएंगे। अब बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट कहे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। कहे तो पावर एक जुड़ जाएंगे, x टू द पावर 2/5 प्लस 1, नीचे भी 2/5 प्लस 1 प्लस c आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है दोस्त, x टू द पावर है ना 5 प्लस 2 है ना, एलसीएम लीजिएगा तो 7/5 आ जाएंगे और नीचे भी 7/5 तो ऊपर जाएगा तो 5/7 प्लस c आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऊपर में आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इंटू dx है, ये सवाल है। तो आपको क्या करना है, रूट को पावर के फॉर्म में बदल देना है, x टू द पावर हाफ इंटू dx। अब ये क्या बन गया दोस्त, अब 1 वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट क्या बन गया, 1 वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। लेकिन आपको इस फॉर्म में कंप्लीटली लाना पड़ेगा, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में पूरा पक्की लाना पड़ेगा, तभी आप फार्मूला लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगा सकते हैं, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इस रूप में लाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके इस रूप में लाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 1 टू द पावर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट 1 बाय वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, जबकि ये फार्मूला में वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट सीधा सीधी लिखा गया है, तो इसको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर क्या आ जाएंगे, माइनस हाफ आ जाएंगे। ये बात तो क्लियर है, x ऊपर ले जाने के बाद x टू द पावर माइनस हाफ आ गया। अब आप जानते हैं कि ये x वेरिएबल है, माइनस हाफ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट हो गया। कहे तो अब ये कंप्लीटली x टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है। अब x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, तो क्या करेंगे, माइनस हाफ प्लस 1 है ना, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c जोड़ देंगे तो x टू द पावर क्या आ जाएगा भाई, माइनस हाफ प्लस 1 कहे तो हाफ, नीचे भी हाफ आएंगे तो ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस c लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है दोस्त 1 बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx है, 1 बाय करके है ना, ये 1 बाय करके है, तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, इसको रूट को पावर के फॉर्म में बदलेंगे तो x टू द पावर 2 ऊपर जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा, इंटू dx आ जाएंगे। 1 बाय वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट आएगा, जबकि आ गया है, जबकि आपको किस में लाना है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में लाना है, तभी तो आप फार्मूला लगा पाएंगे दोस्त। आपको क्या करना है, इसको फार्मूला लगा देना, ऊपर ले जाना है x टू द पावर माइनस 2/3 इंटू dx है ना। अब ये पूरा पक्की जो है, अब ये पूरा पक्की किस फॉर्म में आ चुका है, अब ये पूरा पक्की जो है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में आ चुका है। अब फार्मूला लग जाएगा x टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1, नीचे भी माइनस 2/3 प्लस 1 और प्लस c कर देंगे, और आपका क्या आ जाएंगे, x टू द पावर क्या आ जाना है भाई, और 3 माइनस 2 कहे तो 1/3, नीचे भी 1/3 आएगा तो ऊपर 3 आ जाएंगे प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ठीक है ना, थोड़ा जगह कम था मैंने उधर लिख दिया, ठीक है ना, इधर से गए, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx है। आपको पता है दोस्त x कहने का मतलब x टू द पावर हाफ इंटू dx है ना, और सॉरी x कहने का मतलब x टू द पावर 1 इंटू dx, पावर एक जुड़ जाएगा तो x टू द पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस c आ जाएंगे, तो x स्क्वायर x 1 प्लस 1 2/2 प्लस c आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पहले आप इसे भाई कॉपी कर लीजिए है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, और फिर थोड़ा जगह मिलेगा तो फिर अच्छे से लिखेंगे इधर, तो ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्त इंटीग्रेशन ऑफ dx है,
11 नंबर में 11 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कई जगह पर आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx का हमें इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना है, dx कहने का मतलब 1 इंटू dx लिख सकते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप 1 इंटू dx 1 कहे तो x टू द पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं दोस्त, है ना, और कहे तो x वेरिएबल 0 कांस्टेंट, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 है ना, आप लिख सकते हैं। अब ये हो गया वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कहे तो x टू द पावर n के फॉर्म में हो गया तो x टू द पावर 0 प्लस 1, नीचे भी 0 प्लस 1 प्लस c आ जाएंगे, और कहे तो x प्लस c आ जाएंगे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया दोस्त, x प्लस c आ गया। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा है तो आप ध्यान रखोगे, है ना, तो आपका क्या आ जाएंगे, x प्लस c आ जाएंगे। अच्छा, इसी बात के दौरान और एक चीज का इंटीग्रेशन देख लें, 0 इंटू dx है, ठीक है, 0 इंटू dx है तो आपका क्या आ जाएगा, है ना, 0 मैं कांस्टेंट हूं बाहर रखता हूं, कोई भी कांस्टेंट रहता है तो बाहर रख देते हैं उसको, तो 0 dx का x आ जाएंगे और प्लस साथ में c आ जाएंगे कांस्टेंट, 0 प्लस c, 0 इंटू एक्स कहे तो 0, 0 प्लस c कहे तो क्या आंसर आ जाएंगे, c आ जाएंगे आंसर। तो 0 इंटू dx ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें, 0 इंटू dx क्या आ जाना है, c आ जाना है, c या c के जगह पर क्या आ सकता है, k आ सकता है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। कई बार इसको सीबीएसई भी पूछा है, बिहार बोर्ड भी पूछा है, झारखंड बोर्ड भी पूछा है कि 0 का इंटीग्रेशन आएगा, c या k आंसर में आएंगे, c ऑप्शन में होगा तो c लगा देंगे, k होगा तो k लगा देंगे, ठीक है दोस्त। कोई भी कांस्टेंट रहता है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट को बाहर रखते हैं उसी तरह से इंटीग्रेशन से भी कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खैर इसे आप इधर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, उम्मीद है कि कर लिए होंगे कॉपी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो 12 एक्चुअल में एक्स्ट्रा एक 0 इंटू dx वाला एक्स्ट्रा सवाल लिया था, अब 12 आप देख सकते हैं, बेसिकली ये 13 हो गया, ये 14, ये 15 हो गया, 13 देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 इंटू x टू द पावर 4 और बाय x क्यू इंटू dx है ना। ये आप देखो भाई, वेरिएबल x वेरिएबल n कांस्टेंट वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, पूरा पक्की वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला आ जाता है। यहां पर देखिए वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट बाय वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, इस तरह से तो फार्मूला नहीं है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट बाय वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, इस तरह से तो फार्मूला नहीं है, फार्मूला सीधे तौर पर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का है, तो आपको इसको सीधे तौर पर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको सीधे तौर पर x टू द पावर n के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको क्या करना है दोस्त, x टू द पावर, है ना, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, 8 प्लस 4 आपका 12 आ जाना है, बाय x क्यू है, n टू dx है, छोटा छोटा फार्मूला है ना, बेसिक क्लास का, और x टू द पावर बेस से में तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला घट जाएंगे, 12 माइनस 3 आ जाएंगे, आपका क्या आ जाना है, x टू द पावर 9 आ जाना है। आप देख सकते हैं दोस्त, आप वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट ये पूरा पक्की x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, अब आप फार्मूला लगा सकते हैं। जब तक x टू द पावर n के फॉर्म में पूरा पक्की नहीं आ जाता है तब तक आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, है ना, जब तक आ जाएगा, जब आ जाएगा तो फिर फार्मूला लगाएंगे। x टू द पावर 9 प्लस 1 कहे तो 10 लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, है ना, आप समझदार हो गए होंगे थोड़ा बहुत, है ना, और बाय 10 आ जाएगा जो पावर में आया प्लस c, आपका आंसर आ जाएंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्त, ये रूट वाला सवाल है, इसको भी ले लेता हूं साइड में, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x और फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5 इनटू dx, ये सवाल है, रूट वाला सवाल है, लास्ट में x टू द पावर -1 वाला है, इसको देख लेंगे। अब ये जो है 13 14 और ये सवाल है दोस्त, आपको पता है कि ये रूट वाला चीज है, रूट वाली चीज को आप सबसे पहले आप पावर के फॉर्म में बदल दीजिए, है ना, पावर के फॉर्म में बदल कर आपको सबसे पावर के फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद जो x टू द पावर n के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, फिर फार्मूला लगेंगे। और रूट ओवर x का देखिए आप किस तरह से करेंगे, x टू पहले पावर के फॉर्म में बदल देता, रूट ओवर x का मतलब x टू द पावर हाफ, x टू द फोर्थ रूट ऑफ x टू द पावर 5 का मतलब 5 रूट ऑफ x टू द पावर 4, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है, इनटू dx। अभी भी पूरा पक्की x टू द पावर n के फॉर्म में नहीं आया, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, जबकि आपको क्या लाना है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट लाना है, पूरा पक्की कांस्टेंट वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट लाना है, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, हाफ प्लस 5/4 आ जाएंगे दोस्त, इनटू dx आ जाना है, और इसके बाद जो है x एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो आपका एलसीएम आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और 2 प्लस
आपका 5 आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx भी रहेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ 7/4 आ जाएंगे, यहाँ पर इंटू dx आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट अब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया। अब ये पूरा पक्की x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा 7/4 प्लस 1/7/4 प्लस 1 प्लस c, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट जो है आपका आ जाना है x टू द पावर, और आपका क्या आ जाएगा 7 + 4 11 आ जाएंगे, 11/4 नीचे भी 11/4, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, x टू द पावर 11/4 नीचे भी 11/4, तो ऊपर जाएगा तो 4/11 आ जाएंगे प्लस c, ये आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट जो सवाल था है ना, वो सवाल ये था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 इंटू dx, ठीक है दोस्त। ये सवाल है ना, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कई जगह पर ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आता है ना, सब्जेक्टिव में भी कई बार इस्तेमाल आता है और धोखा दे जाता है x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो फार्मूला लगा देते हैं -1 + 1 है ना, एक जोड़ देते हैं -1 + 1 प्लस c लिख देते हैं, और x टू द पावर 0/0 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आप सोच लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैंने क्या बोला कि n जब -1 आ जाएगा तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए n इज नॉट इक्वल -1, n -1 नहीं होना चाहिए, जबकि बेसिकली यहां पर n क्या हो रहा है -1 हो रहा है ना। तो आप टेक्निकली गलत कर रहे हैं यहां पर, तो ऐसे तो नहीं बनना है ना, क्योंकि ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब n -1 नहीं हो, है ना। n -1 हो जाएगा तो फिर अप्लीकेबल ये फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आप बनाएंगे कैसे, तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 इंटू dx है, और x टू द पावर -1 को आप 1/x लिख सकते हैं, और आपको पता है दोस्त 1/x का इंटीग्रेशन है ना, ये 1/x ये इंटीग्रेशन के जरिए क्या पता करते हैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये log mod x का डिफरेंशिएशन है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर चुके हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल a टू द पावर x बाई log a टू द बेस e प्लस c, है ना। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको भी आपको याद रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल a टू द पावर x बाई log a टू द बेस e, log a एंगल में है और e जो है ये बेस में है, log के बेस में है प्लस c, ठीक है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, हर जगह आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो a टू द पावर x है ना, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है ना, a क्या है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वाला चीज रहेगा, तो ये फार्मूला लगाना है। पिछला वाला वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट वाला चीज था, ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वाला चीज है। आप देख सकते हैं यहाँ दोस्त कि 2 पर पावर x है, तो 2 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल वाला चीज कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, तो a टू द पावर x मिलेगा, सेम टू सेम चीज मिलेगा। फिर log a, ये इसका log a और e बेस तो हमेशा फिक्स है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेम टू सेम चीज 2 पर पावर x बाई log a, देखिए यही 2 है ना, तो a के जगह पर क्या है 2 है, और टू द बेस e प्लस c, है ना। 2 बीचों बीच लिखना है, e नीचे लिखना है, और इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x कहे तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल a टू द पावर x के जैसा सेम टू सेम चीज उतर जाएगा, बाय log a के जगह पर 3 टू द बेस e फिक्स है, e ही रहेगा, ये आपका आंसर आ गया। b टू द पावर x, b आपका कांस्टेंट है और x b कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, तो सेम टू सेम चीज उतरेगा b टू द पावर x, फिर log a के जगह पर क्या है b है, और टू द log b और टू द बेस क्या आ जाएंगे e प्लस c। अल्फा टू द पावर x, अल्फा कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, सेम टू सेम चीज उतरेगा, और बाय log a लिखेंगे, a के जगह पर अल्फा है और टू द बेस e प्लस c, ठीक है दोस्त। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। तो आपको यहाँ पर तो सिर्फ कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल पूरा पक्की है तभी ये फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, तो इसको पूरा पक्की कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी है नहीं, लेकिन इसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे दोस्त, आपको पता है ये सेम पावर है दोनों पर, तो 2 इंटू 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं x, अगर सेम पावर है तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे, इंटू dx आ जाएंगे, और फिर नेक्स्ट क्या जाना है इंटीग्रेशन ऑफ 6 टू द पावर x। आप देख सकते हैं
अब ये आ गया कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कहे तो a टू द पावर x के जैसा आ गया, तो a टू द पावर x वाला फार्मूला लग जाएंगे, सेम टू सेम चीज उतरेंगे, बाय log a के जगह पर 6 है टू द बेस e प्लस c, है ना, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है दोस्त, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x e टू द पावर x इंटू dx है, तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ई का होल टू द पावर x इंटू dx, है ना। अब ये आ गया कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, यहां पर क्या था कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। अब देख सकते हैं दोनों होल पावर में, दोनों पर पावर x था तो होल पावर लिख दिया, तो 5 इंटू ई का होल टू द पावर x इंटू dx, है ना, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल कहे तो a टू द पावर x के जैसा है, तो सेम टू सेम चीज उतरेगा 5 इंटू ई पर पावर x बाय log a के जगह पर क्या है 5 इंटू ई है टू द बेस e प्लस c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, 5 इंटू ई का होल टू द पावर x आ जाएंगे, log 5 इंटू ई है तो log 5 लिखा जा सकता है टू द बेस e, है ना, प्रॉपर्टी से, और फिर log m इंटू n के प्रॉपर्टी से log e और टू द बेस e प्लस c, और आपको पता है 5 e का होल टू द पावर x बाय log 5 टू द बेस e प्लस log e टू द बेस e, ये दोनों जब मिलता है तो इसकी वैल्यू कितनी 1 प्लस c, है ना। ऑप्शन जब भी मिलेगा ये मिलेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो सब्जेक्टिव में भी आएगा, तो वहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है दोस्त, ठीक है। 6 हो गया। अब 7 पर आते हैं, और ये है आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह पावर x है, तो हम क्या कर सकते हैं होल पावर x कर सकते हैं, 8 इंटू 3 बाई 4 का होल टू द पावर x लिख सकते हैं इंटू dx, 4 टू जा 8 आ जाएंगे, और आपका आ जाना है फाइनली 6 टू द पावर x, है ना। ये आ गया आपका कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, 6 आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, a टू द पावर x के फॉर्म में आ गया, तो सेम टू सेम चीज उतरेगा, बाय log a आएगा, a के जगह पर 6 है टू द बेस e प्लस c, है ना, ये आपका आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू dx है, ऐसे भी पता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कांस्टेंट e कांस्टेंट x वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, सेम टू सेम चीज बाय log a के जगह पर e है और टू द बेस e प्लस c, और e टू द पावर x बाय इन दोनों का वैल्यू दोनों मिल रहा है तो 1 प्लस c, कहे तो e टू द पावर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट भी जानते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये नेक्स्ट है 9 नंबर है, 8 टू द पावर 9x है, 8 आपका कांस्टेंट है, 9x वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें x वाला चीज है, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है ना, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट कहे तो a टू द पावर x के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है फार्मूला लगाना है, सेम टू सेम चीज उतरेगा, 8 टू द पावर 9x आ जाएंगे, बाय क्या जाना है बाय log a के जगह पर क्या है दोस्त, a के जगह पर 8 है ना, टू द बेस e, ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था पिछले ही क्लास में, सॉरी इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि 9x है तो 9x में x के साथ जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है, x के साथ क्या गुना में है 9 गुना में है तो 9 भाग में आ जाएंगे प्लस c, है ना। x कोई भी सवाल रहेगा, कोई भी फार्मूला रहेगा, फार्मूला लिखने के बाद अगर x के साथ कोई भी चीज प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो वो हमेशा भाग में आएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और सेपरेटली आप लिख सकते हैं 1/9 और 8 टू द पावर 9x, 8 टू द पावर 9x बाई log a टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है दोस्त 10 टू द पावर 3x है, 10 आपका कांस्टेंट है, 3x आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल सेम टू सेम चीज इसी के जैसा है, सेम टू सेम चीज उतरेगा, 10 टू द पावर 3x बाय log a के जगह पर 10 है टू द बेस e, लेकिन x के साथ जो गुना में है वो भाग में आ जाएंगे, है ना, डिवीजन में आ जाना है, x के साथ जो प्रोडक्ट में है हमेशा डिवीजन में आ जाएंगे। और नेक्स्ट आपका 1/3 लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, तो 1/3 और 10 टू द पावर 3x, ठीक है, बाय log 10 टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे आप कॉपी कर लीजिए, है ना, ये सेकंड नंबर फार्मूला, पहला और दूसरा नंबर जो फार्मूला है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, लॉन्ग टाइप के सवाल को भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सारे चीज पहला नंबर और दूसरा नंबर, आज का जो 2 फार्मूला मैंने बताया ये दोनों, और है ना, तो इसका बराबर इस्तेमाल होंगे, है ना, बराबर इस्तेमाल होंगे, हर सवाल में लगभग इस्तेमाल हो जाए, या तो वो वाला या तो ये वाला, ज्यादातर x टू द पावर n वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है ना। इसे कॉपी कर लीजिए, है ना, मैं साइड हो जाता हूँ, कॉपी कर लें इसे। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 फार्मूला की बात कर लिए और कुछ आगे बात कर लेते हैं। आगे दोस्त देखेंगे, अगर कोई भी चीज है k इंटू dx है, k अगर कांस्टेंट है
है ना, तो के क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रहेंगे। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, कोई आपका कांस्टेंट आता तो उसको चेन रूल से बाहर रखते थे, है ना, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी रूल्स हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रखा जाता है। dx का x प्लस सी, ये आपका आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स, के एक्स प्लस सी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कि कोई भी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है ना, इंटीग्रेशन के साइन और वो प्रोडक्ट में है तो वो अगर बाहर निकलने वाला होगा तो बाहर निकालेंगे। आप देखेंगे सवाल जैसे 7x टू द पावर 10 है इंटू डी एक्स है, आपको पता है 7 बाहर निकल जाएंगे, 7 कांस्टेंट है तो x टू द पावर 10, 7 गुना में है ना, इस वाले पार्ट के साथ तो बाहर निकल जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, ये सेपरेट होने वाला कांस्टेंट है, सेपरेट कर दिए, कहे तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब इंटीग्रेशन वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट x टू द पावर n वाला फार्मूला, पावर एक जुड़ जाएंगे, प्लस सी आ जाएंगे। बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको चेन रूल से बाहर रखा जाता है। जैसे 2x टू द पावर 4 है इंटू डी एक्स है, क्या करेंगे, 2 बाहर रहेंगे, है ना, x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स आ जाएंगे। 2x टू द पावर 4 कहे तो 5 प्लस बाय 5 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लें, ठीक है। आज के क्लास दोस्त यहीं पर खत्म करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि भाई जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने बताया, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप हैक हो चुका है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई साहब, है ना। जो भी उस ग्रुप में है आप उससे एग्जिट हो जाइए, है ना, रिक्वेस्ट है सबसे कि एग्जिट हो जाइए, है ना। मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक भी ग्रुप मेरे कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं कौन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो आप सारे एग्जिट हो जाइए, मेरे फेसबुक पेज से जुड़िए। मेरे फेसबुक पेज का नाम है अजीज करियर मैथमेटिक्स, AZIZCAREER करियर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, सब कैपिटल में लिखना, TICS, है ना, अजीज करियर मैथमेटिक्स, है ना। फेसबुक पेज आप ग्रुप में जुड़िए, वहीं पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दोस्त आप लोग को सुविधा के लिए बड़ा खेद है, ठीक है ना। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी और दूसरा ये ग्रुप वगैरह जो इधर उधर हो गया, ठीक है ना। और भाई साहब आप लोग सबक सिखाओ थोड़ा, है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। और बड़ा आप लोग को ही परेशानी हो रहा है ना, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब, है ना, हम तो डाल ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को ज़्यादा परेशानी हो रहा है मेरे से ज़्यादा, ठीक है ना। मेरे को क्या परेशानी होगा, है ना, आप लोग के फायदे के लिए ग्रुप बनाया था, आप लोगों में से पता नहीं कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। खैर जो भी वो दोस्त फेसबुक पेज से जुड़िए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, और मेरा फेसबुक पेज से भी जुड़िए और मेरा फेसबुक अकाउंट जो है मोहम्मद अजीज़ के नाम से, ठीक है ना, वहाँ पर भी जुड़िए आप लोग, ठीक है ना। सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पर हम लोग देंगे, जो भी चीज़ें होगी, ठीक है ना। और यूट्यूब तो है ही साथ में दोस्त। और तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे दोस्त।